प्यारे बच्चों, इसमें हम पहला जो अध्याय है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो करेंगे। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद और तीसरा जो अध्याय है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इनके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उनका अध्ययन करेंगे। ये जो प्रश्न है ये हरियाणा सरकार के जो टीचर हैं, सरकारी टीचर्स, विशेषज्ञ हैं जो अपने सब्जेक्ट के, उनके द्वारा तैयार किए गए हैं और इनमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस अध्याय के ऊपर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनकी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि फ्रेडरिक सारियू कौन था। तो प्यारे बच्चों, फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी कलाकार था। फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई? तो ये जो साल था वो था 1848। उसके बाद है फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू के चित्रों का विषय क्या था? प्यारे बच्चों, इसके जो चित्र थे उनका विषय था निरंकुश जो संस्थान है। निरंकुश स्थान मतलब जहां जिनके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, ऐसे संस्थान जैसे चर्च है या फिर राजतंत्र है, उनके ध्वस्त, उनके महलों के ध्वस्त अवशेष दिखाए गए थे। ज्ञान का उदय दिखाया गया था और स्वतंत्रता की प्राप्ति दिखाई गई थी। ये 3 विषय थे जो इन चित्रों में दर्शाए गए थे। चौथा क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सारियू ने के चित्रों में किन देशों के लोग दिखाई दे रहे थे? तो 2 देश थे, यूएस से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। 5वां प्रश्न है अल्बर्ट अनसर्ट रेनन कौन था? तो प्यारे बच्चों, अनसर्ट रेनन थे एक फ्रांसीसी दार्शनिक। छठा प्रश्न चर्चा करते हैं। छठे प्रश्न में पूछा गया है कि जनमत संग्रह क्या होता है? प्यारे बच्चों, किसी प्रस्ताव के पक्ष अथवा विपक्ष में एक क्षेत्र के सभी लोगों की अगर हम राय लेते हैं तो उसे कहा जाता है जनमत संग्रह। अब बात करते हैं रूढ़िवाद की। रूढ़िवाद क्या है? तो बच्चों, परंपरागत आधारित संस्थानों एवं रिवाजों पर आधारित राजनीतिक दर्शन होता है ये। उसके बाद पंचांग क्या होता है? पंचांग आपको पता ही है कि पंचांग एक तरह का कैलेंडर होता है, यानी तिथि पत्र अथवा कैलेंडर, पंचांग। बात करते हैं उदारवाद अथवा लिबरलिज्म की। तो लिबरलिज्म क्या होता है? लिबरलिज्म लैटिन भाषा के शब्द लिबर से निकला है, जिसका अर्थ है आजादी। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के सम्मुख उनकी समानता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निरंकुशवाद क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, निरंकुशवाद से अभिप्राय ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता किसी का सत्ता के ऊपर। तो बच्चों, उसे कहा जाता है निरंकुश। निरंकुश सरकार कैसी होती है? अत्यधिक केंद्रीकृत होती है, सैन्य बल पर आधारित होती है और दमनकारी होती है। अगर कोई खिलाफ बोलेगा तो वो दमन भी करेंगे। तो इस तरह की होती है निरंकुश सरकार। अब बात करते हैं कल्पनादर्श। यूटोपिया क्या होता है? बच्चों, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना असंभव है, इसे कहा जाता है कल्पनादर्श। आगे बात करते हैं जोल्वेर आइन क्या था? बच्चों, 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित किया गया एक शुल्क संघ, जिसने शुल्क और अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर थी, यानी एक सुधार किया गया था। नारीवाद। नारीवाद क्या है? बच्चों, स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के आधार पर स्त्रियों के अधिकारों तथा हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। नरी जातीय समूह से क्या तात्पर्य है? एक साझा नस्ली जनजातीय अथवा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जिससे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है,
उसे कहा जाता है नृजातीय समूह। बच्चों, अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो ये साल था 1789। आगे है इटली का एकीकरण कब हुआ? तो ये हुआ था 1859 से 1870 के बीच। उसके बाद प्रश्न है किस काल को जर्मनी के एकीकरण के काल के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों, ये था 1866 से 1871। 1866 से लेकर 71 तक ये जो समय था, इसको जर्मनी के एकीकरण का काल कहा जाता है। आगे है वियना की संधि कब हुई? तो ये हुई थी 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में याद रखना है इसको। वियना की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। अगला है किस वर्ष को नेपोलियन के पतन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? बच्चों, आपको सबको पता होगा कि नेपोलियन एक महान विजेता रहे हैं और 1815 में नेपोलियन जो है वो हार जाता है। प्रश्न नंबर 20 है फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब किया गया? तो ये साल था 18 मई 1848। 1848 में एक और घटना हुई थी। फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, यहाँ हमने पढ़ा था इसको। तो ये था 18 मई 1848। उसके बाद है ब्रिटिश संसद ने देश के राजतंत्र से सत्ता कब छीन ली? तो ये साल था 1688। उसके बाद इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई? तो ये साल भी था 1688। याद रखना है आपको, ब्रिटिश संसद ने राजतंत्र छीन लिया था, राजतंत्र से सत्ता छीन ली थी और इंग्लैंड में क्रांति हुई थी 1688 में। उसके बाद नेपोलियन संहिता, नेपोलियन ने कुछ नियम लागू किए थे और एक संहिता बनाई थी पूरी की पूरी 1804। 1804 की फ्रांस की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आप कहेंगे कि ये थी नेपोलियन संहिता। जोल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना भी हमने पढ़ा था, क्या था ये? इसकी स्थापना हुई थी 1834 में। लुई जे ओटो पीटर्स कौन थी? तो बच्चों, ये जर्मनी की एक नारीवादी राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं को बराबरी दिलाने के लिए एक राजनीतिक नारीवादी आंदोलन खड़ा किया था। आगे है वाटरलू, जिसमें नेपोलियन हार गए थे। लड़ाई कब हुई? 1815 में। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? तो बच्चों, ये साल था 1801। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? ये ईयर था 1832। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये व्यक्ति था मेटरनिक। उसके बाद मारियान कौन थी? मारियान फ्रांस के कलाकारों द्वारा निर्मित एक काल्पनिक महिला की तस्वीर जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। इसी प्रकार जर्मेनिया, याद रखना है, ये जर्मेनिया जर्मनी के कलाकारों द्वारा जर्मनी राष्ट्र की एक महिला के रूप में प्रतिनिधित्व करती हुई तस्वीर थी। कार्ल वेल्कर कौन था? तो बच्चों, कार्ल वेल्कर का जर्मनी की फ्रैंकफर्ट संसद का एक निर्वाचित सदस्य था। कार्ल वेल्कर जर्मनी की जो फ्रैंकफर्ट संसद हुई थी 1848 में, उसका निर्वाचित सदस्य था जिसने महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए अपने विचार दिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? ये ध्यान होना चाहिए आपको, 1914 से लेकर 1918 तक। राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है? बच्चों, ऐसी भावना जिससे अपने देश के प्रति प्रेम और गौरव की अनुभूति हो, उसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। आगे साम्राज्यवाद, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार कर लेता है तो वह साम्राज्यवाद कहलाता है। लुई फिलिप कौन था? तो उदारवादियों के स्थान पर फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष था लुई फिलिप। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई। कब दी गई? 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी और इसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की जो पहचान थी वो मिली। गैरीबाल्डी कौन था? बच्चों, इटली का एक महान देशभक्त जिसने इटली के एकीकरण के लिए सराहनीय कार्य किया, ये था गैरीबाल्ड।
आगे है यंग इटली संगठन का संस्थापक कौन था? तो ये सभी को पता है कि ये शख्स था मैत्सिनी। यंग इटली और यंग यूरोप दोनों संगठन के संस्थापक थे मैत्सिनी। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन की संहिता के निम्न में से कौन सी विशेषता है? जन्म आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति, कानून के समक्ष बराबरी, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाना या उपयुक्त सभी। तो इसमें उत्तर रहेगा आपका उपयुक्त सभी। ये सभी जो अधिकार थे वो नेपोलियन ने अपनी संहिता में नागरिकों को प्रदान किए थे। जैकोबिन दल कहां से था? तो बच्चों ये दल फ्रांस से था। फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का था? तो बच्चों ये झंडा हमारे तिरंगे की तरह 3 रंग का था। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 1821 में। अर्नेस्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया? तो बच्चों ये विश्वविद्यालय था सोरबॉन में दिया था। किस चर्च में फ्रैंकफर्ट की संसद की सभा आयोजित की गई? तो ये संसद थी सेंट पॉल चर्च। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन जो बुखार से मर गए थे, जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ युद्ध लड़ने की सोची थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1824 में। जोल्वेराइन शुल्क संघ कब स्थापना हुई? ये हुई थी 1834 में। जुसेपे मैत्सिनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था जेनेवा में। अब आपको क्या करना है? प्रतीक चिन्हों से मिलान करना है। बच्चों टूटी हुई बेड़ियां। अब यहां पर आप देखेंगे टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक है? इसका मतलब है कि आप बेड़ियों से आजाद हो गए हैं। तो ये किसका प्रतीक है? आजादी का। इसमें है नहीं तो आप यहां पर इसको लिखेंगे आजादी। बाज छाप कवच किसका था? जर्मन साम्राज्य का प्रतीक था। बलूत पत्तियों का मुकुट, ये बलूत पत्तियों का मुकुट, बलूत का जैसे पेड़ होता है बहादुरी का प्रतीक होता है, तो इसको आप मिलाओगे बहादुरी से। आगे है तलवार जो होती है इससे हम क्या करते हैं? मुकाबले की तैयारी करते हैं। तलवार से लिपटी जैतून की डाली, इससे क्या? जैतून का मतलब यहाँ पर किसका प्रतीक है? ये शांति का। तो इसमें हम यहाँ लगाएंगे इसको शांति की चाह। तो बच्चों ये है इसके 50 क्वेश्चंस के बाद हम चलते हैं दूसरे लेसन की ओर, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा कब किया? तो ये साल था 1920। 1920 याद रखना है आपको। 1920। उसके बाद है
अवध में किसान सभा का गठन कब किया गया? तो ये साल भी था अक्टूबर 1920। अक्टूबर 1920, जिस साल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दौरा किया, वहीं अवध में किसान सभा का गठन भी इसी साल किया गया। संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोलियां कब चलाई? तो बच्चों, ये जो किसानों पर गोलियां चली थी, ये चली थी 1921 को, रायबरेली के पास 1921 को। ये वो समय था जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। आगे है, गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व कब और किसने किया? तो बच्चों, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने, बारदोली सत्याग्रह याद रखना है, वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आंध्र प्रदेश में उग्र गोरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बच्चों, इसका उत्तर रहेगा, ये शख्स थे अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। उग्र मुस्लिम गुरिल्ला आंदोलन चलाने का प्रमुख कारण क्या था? तो बच्चों, अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, आदिवासियों को वन में जाने पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए उग्र गुरिल्ला आंदोलन हुआ था। आगे है, गुन्नेम विद्रोही कौन सी युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे? तो ये लोग क्या करते थे, ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति, छिप करके वार करना, गुरिल्ला। अल्लूरी सीताराम राजू को कब फांसी दी गई? 51वां क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा 1924 में। 1924 में इन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट से क्या अभिप्राय है? 52वां है। तो बच्चों, इसके तहत क्या होता था, मजदूरों को बिना इजाजत बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी, मतलब बागान के अंदर ही रहना था उनको। 53वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो आपको याद होगी चोरी चोरा की घटना। तो ये घटना हुई थी 1922 में, फरवरी 1922 में ये घटना हुई थी। तो इसी दिन, इसी महीने में गांधी जी ने अपना जो आंदोलन था वो वापस ले लिया था। आगे है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो बच्चों, वहां पर नस्ल भेद बहुत होता था दक्षिण अफ्रीका में, तो वहां पर नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया था। आगे, नटाल कांग्रेस का गठन कब और किसने किया? 55वां क्वेश्चन है। तो इसका गठन किया था महात्मा गांधी ने, और कब किया ये साल आपको याद रखना है, 1895। 1895 याद रखना है। उसके बाद गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना ने रोलेट एक्ट को क्या कहकर पुकारा? 56वां है। तो उन्होंने इसे कहा शैतान की करतूत और निरंकुशवाद। गांधी जी ने लोगों से रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अप्रैल 1919 को कौन से दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? 6 अप्रैल 1919 को। तो इस दिन गांधी जी ने, इस दिन को अपमान और याचना दिवस, अपमान और याचना दिवस याद रखना है। उसके बाद जलियांवाला नरसंहार के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो उन्हें एक उपाधि दी गई थी नाइटहुड की। आपको याद रखना है ये नाइटहुड। और टैगोर ने ये उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेज सरकार को, क्योंकि बहुत बड़े कवि थे, गीतांजलि इन्होंने लिखी है, नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी। आगे है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस किया? क्या घटना थी? तो अभी हमने जिक्र किया था, घटना थी चोरी चोरा की हिंसक घटना। यहाँ पर एक भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी थी और कुछ पुलिस वाले उसमें जलकर मर गए थे, इसलिए इस घटना के फलस्वरूप गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। 1922 की चोरी चोरा की घटना क्या थी? 60वां क्वेश्चन है। तो किसानों की एक भीड़ ने
चौरी चौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में क्या किया, गोरखपुर जिले में है ये, पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया था। आगे चौरी चौरा की घटना में कितने लोग मारे गए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर 22 जो पुलिसकर्मी है वो मारे गए थे। आगे है चौरी चौरा में किसान क्यों बेकाबू हो गए थे, क्या कारण था। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि कुछ किसान शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे और पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी थी, पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसने शुरू किया, तो ये आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। आगे चित्तरंजन दास कौन थे, तो बच्चों सभी को पता है कि चित्तरंजन दास स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आगे स्वराज पार्टी का गठन करने वाले दो प्रमुख कांग्रेसी नेता, तो आपको याद रखना है, ये थे CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। आगे है साइमन कमीशन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको याद रखना है सर जॉन साइमन थे इसके अध्यक्ष। इनके नाम पर इस जो कमीशन का नाम था वो साइमन कमीशन पड़ा था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, 67वां क्वेश्चन है, तो ये साल था 1928। आगे साइमन कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो यहाँ भारत में संविधान व्यवस्था की जो कार्यशैली थी उसका अध्ययन करने के लिए। आगे है साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य था या नहीं, इसी बात का लोग विरोध कर रहे थे, ये नहीं आएगा इसमें कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों भारत में साइमन कमीशन का स्वागत किस प्रकार किया गया, तो स्वागत किस प्रकार किया गया, मतलब भारतीय लोगों को ये पसंद नहीं आया और इसका जो सीधा स्वागत था वो साइमन वापस जाओ के नारों से इसका स्वागत किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने किसे एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में प्रयोग किया, तो बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक जो खाद्य पदार्थ है उसका प्रयोग किया एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में। आगे है महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को खत कब लिखा और इसमें कितनी मांगों का उल्लेख किया गया। इरविन को 31 जनवरी 1930 को खत लिखा था, 11 मांगे थी इसमें। आगे गांधी जी द्वारा वायसराय इरविन को लिखी मांगों में सबसे प्रमुख मांग क्या थी, तो ये था कि नमक कर, नमक के ऊपर जो टैक्स लगता था, बाद में दांडी यात्रा करते हैं गांधी जी और नमक कानून को तोड़ते हैं, तो इसको खत्म करने की मांग थी। आगे है गांधी जी ने अपनी पुस्तक नमक यात्रा की शुरुआत कहां से और कितने अनुयायियों के साथ की, तो यहां से चले थे गांधी जी साबरमती आश्रम गुजरात से और उनके साथ 78 अनुयायी उनके शिष्य थे। गांधी जी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा, तो ये था दांडी और कहां पर है ये, गुजरात में। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों वापस लिया गया, तो कारण क्या था, देश में जगह जगह हिंसक घटनाएं होने लगी। आगे है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब और कहां पर हुई और इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो बच्चों याद रखना है आपको, ये 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई। दिल्ली में प्रमुख नेता थे भगत सिंह, जतिन दास और ये है अजय घोष, ये आपको याद रखने हैं। आगे है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम कब फेंका, तो बच्चों ये साल था 1929। उसके बाद रेलवे कामगारों की हड़ताल कब हुई, तो बच्चों ये हड़ताल हुई थी 1930 में और 32 में। आगे है 80वां क्वेश्चन, व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस का गठन कब किया गया, तो ये साल था 1920। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ का गठन कब किया गया,
तो ये साल था 1927। आगे है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1920 में दलितों का कौन सा संगठन बनाया? तो अम्बेडकर साहब ने एक एसोसिएशन बनाई थी, दलित वर्ग एसोसिएशन, और ये साल था 1930। अब गोल मेज सम्मेलन भी यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। आगे है महात्मा गांधी के मुख्य सिद्धांत क्या थे? तो दो सिद्धांत थे उनके, सत्य और अहिंसा। आगे है 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? तो ये बहुत प्रमुख अधिवेशन आपको याद रखना है, लाहौर में हुआ था और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। 1929 के कांग्रेस लाहौर अधिवेशन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये वही विशेषता है, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास करना। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो 14 जुलाई 1942 को गुजरात के वर्धा में इसका जो था प्रस्ताव पास किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नेता ने शुरू किया? तो वो महात्मा गांधी थे। आगे है भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन कब, कहां और किसके द्वारा किया गया? तो यह है 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे यानी मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इसका समर्थन किया। किस एक्ट के तहत गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी थी? तो ये वही एक्ट था, काला कानून, रॉलेट एक्ट। आगे जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में उत्तर भारत के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो हड़तालें और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सरकार ने क्या कदम उठाए? सरकार ने इस आंदोलन को निर्ममता से कुचलने का मार्ग अपनाया। आगे है खलीफा कौन था? खलीफा थे इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता। आगे है गांधी जी असहयोग आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से कैसे आगे बढ़ाना चाहते थे? तो गांधी जी क्या चाहते थे? सरकार द्वारा दी गई पदवियों और नौकरियों को लौटाकर। आगे है असहयोग आंदोलन कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यार्थियों की क्या भूमिका रही? शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, विद्यार्थियों ने विद्यालयों में जाना छोड़ दिया। 95 है असहयोग आंदोलन में वकीलों की क्या प्रतिक्रिया? तो उन्होंने मुकदमे लड़ना छोड़ दिया। आगे है बाबा रामचंद्र, जिन्होंने अवध में किसानों का नेतृत्व किया था। पहले वो क्या करते थे? तो पहले वो फिजी में थे और गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूरों को गिरमिटिया क्यों कहा गया? क्योंकि जिस एग्रीमेंट के तहत मजदूरों को लाया जाता था उसे ये गिरमिट कहते थे, इसलिए इनको गिरमिटिया कहा जाने लगा। बच्चों 1928 में बारदोली किसान आंदोलन का क्या कारण था? 1928 में क्या हुआ? सरकार ने भू राजस्व लगान की दर को बढ़ा दिया। नटाल कांग्रेस का गठन क्यों किया गया? इसका गठन इसलिए किया गया नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए। नाइटहुड जो पदवी लौटा दी गई थी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, वो क्या थी? तो वो था ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलता या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि होती है। 101 महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को अपनी मांगों को न मानने पर क्या चेतावनी दी थी? तो उन्होंने कहा था कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। आगे है क्या वायसराय इरविन ने गांधी की बातें मानी? नहीं। जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो उनकी उम्र क्या थी? मात्र 23 वर्ष। गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? वो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पहले और तीसरे में शामिल नहीं हुए थे। 1916 में बिहार के चंपारण किसानों का संघर्ष किसके खिलाफ था? तो यह था बागान व्यवस्था के खिलाफ। आगे है 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों का सत्याग्रह आंदोलन क्या था? यहाँ पर क्या हुआ कि फसल खराब हो गई और प्लेग की महामारी छिड़ गई थी, तो खेड़ा के किसान लगान चुकाने के हालात में नहीं थे, इसलिए वे लगान वसूलने में ढील चाहते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।